अस्सलामुअलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन सब्बाह को कोवल किले जाते हुए देखा और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत एल्चन खातून से होती है, जो कि एक बाजा निकाल कर किसी परिंदे की आवाज निकालती हैं और साथ में कहती हैं, हमने पहले ही शिकार को घेर लिया है। सुल्तान मलक शाह, मैंने आपको बताया था कि आप इसे वहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। एल्चन खातून सिपाहियों के हमरा मजीद आगे बढ़ती हैं और अपना तीर खींचती हैं, लेकिन दोस्तों झाड़ियों से अचानक हिरन की आवाज आना बंद हो जाती है। एल्चन खातून हैरानगी से कहती हैं, मुझे इसे यहाँ पर पकड़ लेना चाहिए था। एल्चन खातून दोबारा बाजा निकाल कर किसी परिंदे की आवाज निकालती हैं, लेकिन इतने में दूर से एक तीर आता है और ये तीर पास ही एक हिरन को जा लगता है और ये हिरन एल्चन खातून की आंखों के सामने ही गिर जाती है। इतने में सुल्तान मलक शाह भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एल्चन खातून कहती हैं, हम इन्हें पकड़ने ही वाले थे, इसका आपकी तरफ पहुँचना नामुमकिन था। ये कैसे हो सकता है मेरे सुल्तान? सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं, महारत शिकार का पीछा करके इसे पकड़ने में नहीं है, बल्कि इसे अपने जाल में फंसाने की सलाहियत से जाहिर होती है। मैं इस अंदाज में आगे बढ़ा कि आपकी हरकत ने इसको मुझ तक पहुँचा दिया। इसके अलावा एल्चन खातून, आप शिकार का पीछा करते हुए आस पास ध्यान नहीं रखती हैं। आप भी इस जाल में फंस गई हैं। यहाँ आस पास बहुत से जंगली जानवर मौजूद हैं और खून की खुशबू उन तक पहुँचने से पहले आइए हम वापस शिकार वाले खेमे में चले जाएंगे। सिपाही ये हिरन वहीं पर ले आएंगे। सुल्तान मलक शाह फिर यहाँ से रवाना हो जाते हैं और फिर एल्चन खातून भी हैरानगी से इनके पीछे चल देती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ फिरदौस तैरकन खातून से कहती हैं, बेगम साहिबा, आपने जहर वहाँ क्यों नहीं डाला है? तैरकन खातून कहती हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी फिरदौस, मुझे कुछ ऐसा मिला है कि एल्चन खातून ज्यादा देर तक इस महल में नहीं रह सकेगी और हमारे सुल्तान जब ये वसीयतनामा पढ़ेंगे तो वो भी मुझ पर यकीन कर लेंगे और इन्हें ये मालूम हो जाएगा कि मेरा इस पर शक बिल्कुल ठीक था और ये वसीयत इस खातून के लिए मौत के फरमान की मोहर है। इतने में दोस्तों सैफरिया खातून भी यहाँ पर पहुँच जाती हैं और कहती हैं, मैंने सुना है कि तुम शिकार वाले मैदान की तरफ जाने की तैयारियां कर रही हो। तैरकन खातून कहती हैं, शिकार वाले मैदान में जाना और ताज़ा पहाड़ों की हवा लेना सुल्तान के हमरा मेरे लिए शिफा बख्श होगा। सैफरिया खातून कहती हैं, बिल्कुल ये शिफा बख्श होगा, लेकिन इस दौरान तुम्हें आराम की जरूरत है और कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारे पिछले बच्चे की तरह दोबारा तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो। मैंने शरबत बनवाया है, फिरदौस फौरन से जाओ और इसे यहाँ लाओ, ये तैरकन खातून के लिए शिफा बख्श होगा। ये कहकर सैफरिया खातून यहाँ से चली जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि हाजी के पैगाम का जंगल में मुंतजर होता है और इसी दौरान जंगल में एक खरगोश देखकर बोसकोश सिपाही कहता है, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आसपास शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं है। सांजार कहता है, ये खाने के बारे में सोचने का वक्त नहीं है बोसकोश, आग लगाने से हमारी जगह का पता चल जाएगा। इतने में दोस्तों हाजी निजामुल मुल्क इसी जानब आते हुए दिखाई देते हैं और सारे सिपाही फौरन चौकंदा हो जाते हैं। सांजार फौरन हाजी हजरत के पास आता है और कहता है, क्या आपने इनको बचा लिया है? हाजी निजामुल मुल्क अपने घोड़े से उतरते हैं और कहते हैं, अल्तबर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, उसने कैदी नहीं दिए, उसने कहा है कि इन सरजमीनों पर सिर्फ उसी का ही हुक्म चलेगा और ये मामला उसने काजी तक पहुंचा दिया है। सांजार कहता है, वो सही कहता है, हमने कबीले में भी उसकी मुखालफत की थी, वो इसलिए गुस्से में है। हाजी कहते हैं, मैं अब इसे दूसरे तरीके से हल करूंगा। सांजार कहता है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हाजी, उन्होंने सुबह तक का वक्त दिया है और ये हमारा उनमें सरायत करने का आखिरी मौका है। हाजी कहते हैं, उनकी जान बचाने का मतलब है कि अपनी जान को खतरे में डालना। अल्तबर ने बहुत सख्त इकदामात कर रखे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इनमें सरायत करने का दूसरा कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन सांजार कहता है, नहीं, हम
ऐसा नहीं कर सकते, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है हाजी। क्या आपने ये नहीं कहा कि वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है? तो अल्तबर असलान ताश को भी अब फांसी दे देगा। अब इन्हें बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और अनातोलिया का सफर रोकने के लिए मुझे इनमें सरायत करना होगी। हाजी कहते हैं तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम एक साथ नहीं जा सकते। आइदोदो, अयाज और बोस्कोश तुम्हारी बाहर से मदद करेंगे और जो भी मुमकिन हो सके और बाहर से जरूरी इकदामात करेंगे और मैं वही करूंगा जो जरूरी है। सारे सिपाही फिर अपने फरीजे की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब कोवेल किला दिखाया जाता है जहाँ हसन सब्बाह आंद्रेयास से कहता है मेरे यहाँ आने की वजह इस मकतूब में लिखी है। हसन सब्बाह एक खत आगे करता है और फिर आंद्रेयास अपने एक सिपाही को इशारा करता है और फिर सिपाही हसन सब्बाह से मकतूब लेता है और अपने कमांडर आंद्रेयास को थमा देता है, जबकि हसन सब्बाह कहता है हमारे सुल्तान को खुशी है कि आप तिजारती मुआहिदे की पासदारी कर रहे हैं और सल्जूक रियासत की हैसियत में हम अपनी सरजमीन में बाजंतीनी ताजरों, सराफ, शाह बंदर और सब कुछ जो भी बाजंतीन से ताल्लुक रखता है इनकी हिफाजत कर रहे हैं। वो सब कहाँ हैं? इस वक्त क्या कर रहे हैं? हम ये सब जानते हैं। वो सिर्फ आपको इस सब से आगाह करना चाहते थे। आंद्रेयास कहता है हम सुल्तान के शुक्रगुजार हैं और अगर हमारे ताल्लुकात ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमारे मुआहिदे में शहनशाह को शामिल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हसन सब्बाह मुस्कुराता है और कहता है आपके चचा शहनशाह रोमानोस ने मलाजगर्द में हमारे मरहूम सुल्तान अलप अरसलान से एक मुआहिदा किया था, लेकिन इस पर अमल ना करने पर हमारे सुल्तान ने मलाजगर्द में इनके साथ क्या किया था ये सबको मालूम है। आंद्रेयास कहता है अगर आप सब कुछ कह चुके हैं तो सिपाही आपको बाहर तक छोड़ आएगा। हसन सब्बाह अपनी नशिस्त से उठता है, लेकिन इसके दिल में अचानक अपने बातिनी सरबराह अब्दुल मालिक की बात आती है कि कमांडर आंद्रेयास के दिल में सल्जूक की नफरत को और भी भड़का दो, इतना भड़का दो कि इसे हमारी जरूरत पड़े। हसन सब्बाह फिर मुड़ता है और कहता है मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आप किसके खिलाफ भेड़िया और किसके खिलाफ भेड़ बनना चाहते हैं इसका इंतखाब आप खुद करें कमांडर आंद्रेयास। हम अपने माजी को हमेशा जहन में रख कर ही बात करते हैं और आप भी कभी अपने माजी को ना भूलना। ये कहकर हसन सब्बाह इजाजत लेता है और यहाँ से चला जाता है, जबकि आंद्रेयास का कमांडर कहता है मलक शाह के अल्फाज इनका क्या मतलब है जनाब? आंद्रेयास कहता है वो भी हमारे सिपाहियों की मौत के बारे में जानता है और अगर हम इनके खिलाफ कुछ भी करते हैं तो वो अपनी सरजमीन में हमारे बाजंतीनियों को मार कर हमें जवाब देंगे। इसने एलची भेजा है ताकि वो हमें डरा सके। कमांडर कहता है तो जनाब अब हम क्या करेंगे? आंद्रेयास कहता है पहले तो जो खसूसी दस्ता जो हमने तैयार किया था इसे फौरी तौर पर रोक दो और हम अब सब कुछ योरगोस के जरिए ही करेंगे। और इस एलची की बातों ने मेरे अंदर के गुस्से को और भी भड़का दिया है। अब हम बातनियों के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करेंगे, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। फिर दोस्तों दूसरी जानब कोवेल किला दिखाया जाता है जहाँ हसन सब्बाह अपने वफद से कहता है चलो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। सिपाही कहते हैं जैसे आपका हुक्म एलची हजरत। हसन सब्बाह दरख्त की जानब गौर से देखता जाता है और कहता है मैं अपने घोड़े को खिलाता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। हसन सब्बाह फिर सादक को इशारा करके आगे चल देता है और सादक भी हसन सब्बाह के हमरा मौजूद होता है। हसन फिर कड़ी से कड़ी मलाना शुरू कर देता है, जबकि सादिक कहता है खैर तो है एलची हजरत, क्या हुआ है? हसन सब्बाह कहता है दरख्तों पर तीरों के निशानात देखने से ये मालूम होता है कि यहाँ ही लड़ाई हुई थी, लेकिन वो सिर्फ 5 अफराद नहीं थे, इनके साथ इजाफी फौजी दस्ता भी मौजूद था। कोवेल किले के गिर्द यकीनन कोई खुफिया इजाफी दस्ता तैनात किया गया है और अगर हम इनके आसार ढूंढ लेते हैं तो समझो सल्जूक की कमर तोड़ देने वाला खंजर हमारे हाथ में होगा। हसन सब्बाह फिर आगे एक कुएं के पास आता है और अपने घोड़े को बांधकर हसन सामने देखता है और इसे एक पहाड़ी नजर आती है। हसन कहता है जंगल के करीब एक टेला और यहाँ पानी का कुआं। हसन सब्बाह फिर कुएं की रस्सी का मुआयना करता है और कहता है रस्सी तो गीली है, इसका मतलब है कि यहाँ से कोई हमेशा पानी भरता रहता है। इतने में दोस्तों
दोस्तों सुल्तान मलक शाह का सिपाही यालमन एक चरवाहे के भेष में भेड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचता है और कहता है बहुत ज्यादा इसमें ना देखें, मुसाफिर इस कुएं में गिर भी जाया करते हैं। हसन सब्बाह यालमन के सलाम का जवाब देता है और कहता है खुदा का शुक्र है कि मैंने कुएं की सतह देख ली है और मैं इसमें गुम नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको इन सरहदी सरजमीनों में चरवाहा बनने से डर नहीं लगता क्या? सिपाही यालमन कहता है हम यहाँ भेड़ों के साथ महफूज हैं और हमारे पास सिर्फ कुछ भेड़ें और अपनी जान है और इन्हें कौन नुकसान पहुँचाना चाहेगा। आपके लिबास को देखकर ऐसा लगता है कि आप रियासत के खास आदमी हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हसन सब्बाह कहता है हम कोवेल किले में एक काम से गए थे और हम यहाँ अपने घोड़ों को कुछ खिलाने और अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर रुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कुदरत ने हमें वो दे दिया है जो हम चाहते हैं। यालमन फिर कहता है आपका सफर आसान हो और फिर यालमन सिपाही यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद हसन सब्बाह फिर सादक से कहता है ये वही टेला है जहाँ सुल्तान मलक शाह के आदमी सोते हैं और यहाँ से पानी पीते हैं और ये आदमी भी इनमें से ही एक था। सादक ये सुनकर दंग रह जाता है। जबकि फिर शाम में शालमजार दिखाया जाता है जहाँ अल्तबर के महल में सिपाही सांजार और इसका फौजी दस्ता पहुँच जाता है। सांजार महल के दाखिली रास्ते पर एक नजर देखता है और बोस्कोश से कहता है मैं यहाँ से दाखिल हूँगा। सुबह के वक्त मुहाफिज खाना खाते हैं और मैं बावर्ची खाने में जाकर अपना भेष बदलूंगा और इनके खाने में कुछ जड़ी बूटियां डाल दूंगा ताकि वो सो जाएं। लेकिन मैंने जो कहा था क्या तुम वो लाए हो? आई दो सिपाही फौरन एक डबिया निकालता है और कहता है सांजार ये हैं वो जड़ी बूटियां और ये वहाँ तुम्हारे काम आएगा। आई दो फिर एक जहरीला मादा भी और साथ में रुमाल भी सांजार को थमा देता है जो कि असल में बेहोश करने के लिए होता है। सांजार फिर कहता है तुम लोग तैयार रहना, अगर मैं बाहर नहीं आता तो तुम अंदर दाखिल हो जाना। फिर सांजार अयाज को इशारा करता है और अयाज सिपाही अपने कोपोस की धुन बजाता हुआ महल के मुहाफिजों के पास आता है और इस दौरान एक महल का मुहाफिज कहता है यहाँ आओ तुम इतनी रात को कोपोस क्यों बजा रहे हो? दोस्तों इससे मुहाफिज सिपाहियों का ध्यान भटक जाता है और सांजार इसी का फायदा उठाता है और फौरन महल के अंदर चला जाता है। जबकि मुहाफिज कहता है यहाँ आओ मैं तुम्हें लुत्फ उठवाता हूँ, एक रात तुम जिंदान में रहोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन दोस्तों अयाज फिर फौरन करीब आने वाले मुहाफिजों पर मुक्के बरसाता है और इन्हें फौरन बेहोश करके साइड पर लगा देता है। जबकि सांजार इसका फायदा उठाकर महल के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब योरगोस दिखाया जाता है जहाँ इसका खास सिपाही कहता है क्या आपको पूरा यकीन है कि कातिल वही है? योरगोस कहता है इसके घोड़े के नलों के निशानात और मेरे भाई की मौत के मकाम पर जो निशानात मौजूद थे वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका कबीले में आना जाना मामूल नहीं है, वो परेशानी लाने वाला शख्स है, जरूर यही जंगजू कोई खास जंगजू होगा। फिर एक सिपाही कहता है जनाब मुझे सांजार का हैमा मिल गया है, वो अपनी माँ के साथ रहता है लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है, अब हम क्या करेंगे? दूसरा सिपाही कहता है हम आज रात यहाँ कयाम करने में कामयाब हो गए हैं लेकिन हमें सुबह यहाँ से जरूर जाना होगा, हम मजीद यहाँ नहीं रह सकते हैं। योरगोस कहता है अगर वो यहाँ नहीं है तो हम जानते हैं कि इसे अपने कदमों में कैसे लाना है। योरगोस फिर यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार सिपाही अल्तबर के महल में कामयाबी से दाखिल हो जाता है और महल के किचन में आता है। बावर्ची इस दौरान सांजार को देख कर कहता है तुम कौन हो? जबकि सांजार कहता है मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या ये पहरेदारों के लिए खाना है जो तुम बना रहे हो? बावर्ची कहता है मुझे तो नहीं मालूम कि यहाँ कोई नया काम करने वाला आना था। इतने में सांजार फौरन बेहोश करने वाला महलूल रुमाल पर डालता है और बावर्ची से कहता है अब तुम्हें मालूम हो जाएगा। सांजार फौरन इस बावर्ची को बेहोश कर देता है और फौरन बावर्ची की टोपी और कपड़े पहन लेता है और इस जैसा ही हुलिया कर लेता है। सांजार फौरन मुहाफिजों के खाने में बेहोश करने वाली जड़ी बूटियां डालता है और खाना लेकर पहरे पर मामूर दो सिपाहियों के पास आता है। एक पहरेदार खाना देख कर कहता है तुम कहाँ रह गए थे बावर्ची, हम भूख से मर रहे थे। सांजार मुहाफिजों को खाना देता है। जबकि मुहाफिज सांजार से कहता है हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है, वो यासर कहाँ है?
सांजार कहता है वो थोड़ा सा बीमार हो गया है, मैं इसकी जगह आया हूँ, आप खाने में लुत्फ उठाएं। सिपाही सांजार का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि सांजार पास दीवार के पीछे छुप जाता है और मुहाफिज जिन्हें सख्त भूख लगी होती है वो खाना खाने लगते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ तैरकन खातून अपनी बेटी माह मलिक को एल्चन खातून की वसीयत दिखाती हैं और माह मलिक कहती हैं, माँ ये वसीयत तो रियासत के खिलाफ बगावत है, हमें ये अम्मी खातून को जल्द से जल्द बताना चाहिए। तैरकन खातून कहती हैं, एल्चन खातून ने सफेरिया खातून की आंखों पर पट्टी बांध रखी है और अगर वो इस वसीयत नामे को देखती हैं तो वो हमारा यकीन नहीं कर सकेंगी और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अब हम इस मसले को खुद संभालेंगे। हम इसे सुल्तान और इनके सिपाहियों के शिकार में जाने से पहले पहुंचाएंगे। माह मलिक अपनी वालदा की बात से मुत्तफिक होती हैं, जबकि इसी दौरान फिरदौस हादमा तैरकन खातून के कमरे में दाखिल होती हैं और कहती हैं, अमीर ताजुल मुल्क ने खबर भेजी है, हर चीज का इंतजाम हो गया है। फिर दोस्तों तैरकन खातून वसीयत लेती हैं और शिकार के मैदान में जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह का शिकारी मैदान दिखाया जाता है, जहां शाही हैमे में सुल्तान मलक शाह, मलक तापार और इनका मेहमान एल्चन खातून एक साथ खाना खा रहे होते हैं। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, आज हमने मिलकर शिकार के मैदान में शिकार किया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने दुश्मनों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें और फतह हासिल करें। जब अनातोलिया में अमन होगा तो आप इस इत्तेहाद की सबसे खास कड़ी होंगी एल्चन खातून। एल्चन खातून कहती हैं, आप बहुत मेहरबान हैं मेरे सुल्तान, आपको मालूम है कि मेरा मकसद यही है, अल्लाह हमें वो खुशगवार दिन दिखाए। फिर दोस्तों हाजब कमच आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान इस्फहान से खबर आई है, अनातोलिया का नायब अबू अल कासम इस्फहान के करीब पहुंच गए हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं। दोस्तों अबू अल कासम का नाम सुनकर एल्चन खातून अपना खाना छोड़ देती हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह कहते हैं, अबू अल कासम को खबर पहुंचा दो कि वो इस्फहान में इंतजार ना करें बल्कि यहाँ मेरे पास आ जाएं। हाजब कमच यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एल्चन खातून कहती हैं, जब तक अबू अल कासम जैसे फितनेबाज आदमी हम पर मुसल्लत हैं तब तक हमें मुतहिद रखना मुश्किल है मेरे सुल्तान। मलक तापार कहता है, एल्चन खातून अपने अल्फाजों पर गौर करें, क्योंकि जो आप कहती हैं वो गलत अतराफ में जाते हैं। एल्चन खातून कहती हैं, इस शख्स ने कोतलामश के बेटे के खिलाफ कई बार साजिशें की हैं, वो हमेशा से ही इनके ओहदे के पीछे था, हम सब ये जानते हैं। अनातोलिया का इक़्तिदार इस जैसे गुमराह कुन के लिए नहीं है बल्कि कोतलामश के बेटे का हक है। मलक तापार कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे खिलाफ बात करने की, तुम और अबू अल कासम दोनों ही सुल्तान के मातहत हैं और किसी को कोई हक नहीं है, और अगर किसी को कोई हक है तो वो सिर्फ हमारे सुल्तान हैं जो इसका इंसाफ के साथ तयन कर सकते हैं, और अगर ये कोई फैसला करते हैं तो आप इसको मानने के पाबंद हैं। सुल्तान मलक शाह फिर अपना हाथ बुलंद करते हैं और कहते हैं, हम इस दस्तरख्वान पर इत्तेहाद कायम करने के लिए और अच्छे के लिए बैठे हैं, और अगर आपने दोबारा मेरे फैसलों के खिलाफ सवाल उठाने की कोशिश की और नफरत फैलाने की कोशिश की तो इस अदालत का फैसला आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा एल्चन खातून। दोस्तों एल्चन खातून ये सुनकर बड़ी परेशान होती हैं, जबकि अल्तबर के महल में दूसरी जानब सांजार सिपाहियों के बेहोश होने का इंतजार कर रहा होता है और साथ में कहता जाता है, सुबह होने ही वाली है। जबकि दूसरी तरफ किनक कबीले में योरगोस अपने हंजर से सांजार का हैमा फाड़ता है और बाशोलो खातून के हैमे में आता है, और फिर दोस्तों योरगोस अपने भाई को लगने वाला तीर सांजार के सरहाने में घुसेड़ देता है, जबकि सांजार अल्तबर की हवेली में मुहाफिजों के बेहोश होने के बाद अंदर दाखिल होता है। जबकि फिर तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि सफरिया खातून के हुक्म के खिलाफ महल से निकल पड़ती हैं और शिकारगाह की तरफ तेजी से बढ़ती जाती हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह और मलक तापार इस दौरान शिकार की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अल्तबर की हवेली में एक सिपाही फौरन किचन में आता है और यासर बावर्ची को आवाजें लगाता है, लेकिन आगे यासर बावर्ची बेहोश पड़ा होता है। सिपाही फौरन अपनी तलवार निकालकर महल के सिपाहियों को आगाह करने चला जाता है, जबकि इधर सफर में मौजूद तैरकन खातून अपने सिपाही से कहती हैं, बग्गी
को और तेज चलाओ। और दोस्तों सल्जूक सपाही फौरन बग्गी को तेजी से चलाना शुरू कर देता है। इधर अल्तबर की हवेली में फौरन 2 सपाही सांजार के पास आते हैं और इससे मुकाबला शुरू कर देते हैं, लेकिन सांजार सपाही फौरन इन्हें मार कर गिरा देता है और इनकी जेब से जिंदान की चाबियां निकाल लेता है। लेकिन दोस्तों इधर सफर में मौजूद तैरकन खातून की तेजी से भागने वाली बग्गी फौरन रास्ते में एक पत्थर आने की वजह से गिर जाती है और तैरकन खातून और माह मलिक भी शदीद जख्मी हो जाती हैं। और इस दौरान तैरकन खातून के हाथ से एल्चन खातून की वसीयत भी उड़ जाती है। इधर शिकार के मैदान में शिकार करते हुए एल्चन खातून सुल्तान मलक शाह की जानब अपनी तीर कमान करके एक निशाना लेती हैं, लेकिन मलक तापार फौरन चल आता है, सुल्तान की हिफाजत करो। और दोस्तों फिर दूसरी जानब अल्तबर की हवेली में सांजार सपाही जिंदान का दरवाजा खोलने ही लगता है, लेकिन इनके गले पर अचानक कोई हंजर रखता है। लेकिन दोस्तों ये हंजर कोई सपाही नहीं बल्कि तुरना खातून रखती हैं और सांजार हैरानगी से तुरना खातून का नाम लेता है। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।